एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने को उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। प्रियंक कानूनगो ने दावा किया कि हिंदू बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें वहां मुस्लिम धर्म की तालीम दी जाती है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको मदरसों को लेकर इस बीच क्या क्या हुआ ये जानना जरूरी। यूपी में इस वक्त 4000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की जांच की जाएगी। कहा कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देने की जांच की जाए। मुस्लिम संगठनों ने मदरसे से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाने को गलत बताया। मुस्लिम संगठनों ने इसे धर्म के नाम पर विभाजित करने का आरोप लगाया और राजस्थान में गैर मुस्लिम बच्चों के अभिभावकों से मदरसों में पढ़ाने के लिए लिखित सहमति लेने के लिए प्रावधान किया गया। मदरसों को गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं देना, इसकी भी लिखित जानकारी देनी हो। ये पूरा डेवलपमेंट हुआ। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों को मदरसों में एक साथ पढ़ना चाहिए या नहीं। और एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के बयान के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश भर में मदरसों में बच्चों की शिक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के जाने पर भी बयानबाजी तेज हो गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को रखने की घटना को उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि मदरसों में इस तरह की घटनाएं समाज में धार्मिक वैमनस्य पैदा कर सकती हैं। प्रियंक कानूनगो ने इसके लिए एक उदाहरण देते हुए दावा किया कि साल 2008 में चंडीगढ़ से एक बच्चा लापता हो गया था, जो बाद में मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के एक मदरसे में मिला था। आरोप है कि उस बच्चे का जबरन धर्म परिवर्तन भी किया गया था, जिसके बाद बच्चे के पिता ने बेटे के अपहरण की शिकायत भी दर्ज कराई। एक हिंदू बच्चा जो चंडीगढ़ में अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, उसको दारुल उलूम देवबंद के इलाके में ही मुजफ्फरनगर ज़िले के एक गाँव में एक मदरसे में लाकर रखा गया। उसका खतना किया गया, उसे मुसलमान बनाया गया और बड़ी मुश्किल से 8 साल बाद भाग्य से वो बच्चा मिल सका, अपने माँ बाप के पास पहुंच सका। तो इस तरीके की घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, इसलिए सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए। प्रियंक कानूनगो ने कुछ मुस्लिम धार्मिक संगठनों पर भी निशाना साधा और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करने की उन्हें चेतावनी भी दी। अगर लोगों को भड़काना और अफवाह फैलाने का काम किया तो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है शिक्षा का अधिकार, और हिंदू बच्चों को मदरसे में रखना ये किसी का भी अधिकार नहीं, तो माइनॉरिटीज़ का भी अधिकार नहीं है। इसलिए बच्चों को पलने बढ़ने का मौके दीजिए, उसमें हस्तक्षेप मत करिए। हस्तक्षेप करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। इस बीच यूपी के 4000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बंद करने पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। गैर मुस्लिम बच्चों की तालीम को लेकर दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आज़ादी के बाद से गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते आ रहे हैं और वहां जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता और सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि मदरसों के ताल्लुक से जिस तरीके की बहस होती है, जिस तरीके मुबाहिसा होता है, अगर कोई तालिब इल्म गैर मुस्लिम है या मुसलमान नहीं है और वो मदरसे में पढ़ता है, तो उसको ये इख्तियार है कि वो उस तालीम को ना हासिल करे जो मुसलमानों के मज़हब से जिनका ताल्लुक़ है। उसके अलावा अगर साइंस पढ़ाई जाती है वहाँ पर, अगर हिंदी पढ़ाई जाती है और अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उधर बरेली में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और छात्रों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और दावा किया कि यूपी सरकार अपना फैसला वापस ले, क्योंकि मदरसों में दुनिया की शिक्षा के साथ दीनी शिक्षा भी दी जाती है, जिससे बच्चों का विकास होता है। तो इनको बंद करना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को इस बारे में ये सोचना चाहिए कि अगर इतने मदरसे बंद हो जाएंगे तो लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जो गरीब बच्चे हैं। वहीं एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो राष्ट्र के हित में होगा सरकार वही फैसला लेगी।
मदरसों में जो शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है उसमें दीनी तालीम ज़्यादा है। वो तालीम जो नौनिहालों के भविष्य के लिए, आने वाले समय के राष्ट्र के लिए वो बहुत उचित नहीं है और उसके लिए लगातार अपने सुझाव राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी देता रहा है और केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग भी देता रहा है। उन अनुशंसाओं का, उन सुझावों का राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें पालन करती हैं। जो भी उनकी अनुशंसाएं होंगी उसको राज्य सरकार अमल में लाने का प्रयास करेगी। इस बीच एनसीपीसीआर ने यूपी सरकार के आदेश को अच्छा कदम बताया और दावा किया कि मदरसा इस्लामिक मजहबी शिक्षा सिखाने का केंद्र होता है और शिक्षा अधिकार कानून के दायरे के बाहर है। ऐसे में मदरसों में हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को रखना उनके संवैधानिक मूल अधिकार का हनन है। लिहाजा राज्य सरकारें भी गैर मुस्लिम बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। बात उत्तर प्रदेश के स्कूलों की, जहां बहुत कुछ बदल रहा है और इसकी शुरुआत प्रदेश के संभल के स्कूलों से हुई, जो कि हमें हिंदुस्तान के प्राचीन इतिहास की याद दिलाता है। याद क्यों दिलाता है बताएंगे आपको। तो इस संभल में जैसे जैसे वक्त बदला, स्कूलों में सब कुछ बदल गया। गुरुकुल ने स्कूल की जगह ले ली तो गुरुदेव और आचार्य की जगह सर और मैडम हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब जो बदलाव होने वाला है वो प्राचीन भारत के इतिहास को याद दिलाता है। ये रिपोर्ट है। अध्यापकों को दीदी या बहन जी कहा जाए और शिक्षकों को गुरुजी कहा जाए। जिलाधिकारी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें किसी का कोई मुजाका नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश के संभल के स्कूलों के लिए नया फरमान आया, उधर इसकी चर्चा देश भर में होने लगी। कल तक जो छात्र स्कूल में अपने शिक्षक को सर बोला करते थे, उन्हें अब गुरुजी से संबोधित करना पड़ेगा। पहले जो छात्र महिला शिक्षिका को मैडम या मैम कहा करते थे, अब उन्हें दीदी कह के संबोधित करना होगा। संभल का ये वही प्राइमरी स्कूल है जहां मोबाइल फोन पर कैंडी क्रश गेम खेलने के मामले में टीचर पर निलंबन की सख्त कार्रवाई की गई थी। अब डीएम राजेंद्र पेंसिया ने सरकारी परिषदीय स्कूलों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। नए फरमान के मुताबिक शिक्षिका को मैडम नहीं दीदी कहेंगे छात्र, शिक्षकों को गुरु कहा जाएगा। अभिवादन में बच्चे बोलेंगे नमस्ते या जय हिंद कहेंगे। टी शर्ट नहीं भारतीय परिधान में आएंगे गुरुजी। इसी के साथ डीएम साहब के आदेश के बाद प्राइमरी स्कूलों में ये आदेश जारी कर दिया गया है। जो हमारे विद्यालय हैं उसमें भारतीय संस्कृति या जो परंपराएं हमारी रही हैं वो बच्चों तक पहुंचे। उसी के क्रम में ये आदेश, उनका निर्देश था कि जो पुरातन संस्था में टीचर्स को इतना सम्मान दिया जाता था, उसी के लिए कि हमें अध्यापकों को दीदी या बहन जी कहा जाए और शिक्षकों को गुरुजी कहा जाए। कहा जा रहा है कि पुरातन संस्कृति को जमीन पर उतारने के लिए ये कवायद शुरू की जा रही है। इस कदम से बच्चों के भीतर शिक्षकों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों के अलावा स्कूल का निरीक्षण करने आने वाले अधिकारी भी शिक्षकों को दीदी, बहन जी और गुरुजी कहकर ही संबोधित करेंगे। संभल के स्कूलों में डीएम साहब के इस फरमान की मुस्लिम धर्मगुरु भी तारीफ कर रहे हैं। संभल के जिलाधिकारी ने जो फैसला किया है तो वो बात कोई काबिल एतराज नहीं है और वो आपत्ति के लायक नहीं है। उसकी वजह यह है कि लफ्जों का फेर है। जिलाधिकारी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें किसी का कोई मुजाका नहीं है। इसके अलावा स्कूलों के अंदर शिक्षकों के धूम्रपान करने पर भी रोक लगा दी गई है। यदि कोई भी शिक्षक इनका इस्तेमाल करते पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, संभल के स्कूलों में कई महत्वपूर्ण बातें भी लागू की गई है। स्कूलों में प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल वर्जित होगा। इस्तेमाल करने वालों पर अर्थदंड की कार्रवाई होगी। पुरुष और महिला शिक्षक जीन्स शर्ट पहनकर नहीं आ पाएंगे। उन्हें भारतीय परिधान में ही स्कूल आना होगा। स्कूल के क्लासरूम में शिक्षक और छात्र जूते पहनकर नहीं आएंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य की कुर्सी पर शिक्षक नहीं बैठेंगे। शिक्षा के नियमों को लागू करने के पीछे की वजह बताते हुए कहते हैं कि स्कूल मंदिर की तरह होता है। बच्चों के अंदर ऐसी आदत डालने से बहुत कुछ बदल सकता है। जबकि जय हिंद कहने से बच्चों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी और इससे बच्चे देश के प्रति सोच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो संभल में स्कूलों पर इस फैसले पर विपक्ष ने क्या कहा, अब जरा वो सुनिए। हम इस उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे कोई फरमान जारी किया है? इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए नौकरी से।
सस्पेंड नहीं, बर्खास्त करना चाहिए एसडीएम को। संघ शास्त्रियों को ये जरूर याद रखना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। संविधान पहले से इजाज़त देता है कि वो नमस्ते बोलें, जय हिंद बोलें, ये गर्व की बात है। संविधान पहले से इजाज़त देता है कि मैडम बोलें या दीदी बोलें। संविधान पहले से इजाज़त देता है कि वो टीचर जी बोलें या गुरु जी बोलें या शिक्षक बोलें या आचार्य जी बोलें। अब बताते हैं आपको कि आखिर 2023 के जुलाई महीने में नूह में क्या हुआ, हिंसा कैसे भड़की थी और आज क्यों हम उस हिंसा की बात कर रहे हैं। ये हर चीज आपके सामने आज डिकोड करने जा रहे हैं। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में बजरंग दल ने एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में हरियाणा के हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वो तस्वीरें जो 31 जुलाई 2023 को नूह में सामने आई। सबसे पहले वो तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए, फिर वापस लौटेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या एक बार फिर उसी यात्रा, वैसी यात्रा जब नूह के अंदर निकाली जाएगी, प्रशासन ने क्या किया। क्या नूह में फिर बवाल होने वाला है? दो 2023 में जो हुआ, क्या वो फिर होगा? नूह में शांतिपूर्ण शोभा यात्रा के लिए क्या है तैयारी? पिछले साल हरियाणा के नूह में जो हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा सेटबैक था। हिंसा भले ही नूह में हुई, लेकिन इसका असर दिल्ली एनसीआर सहित कई इलाकों में दिखा। अब एक बार फिर हरियाणा और नूह पुलिस के सामने फिर से वही चुनौती है। चूंकि 1 साल पहले ही इस इलाके में हिंसा की आग भड़की थी, तो पुलिस प्रशासन इस बार पहले से ही मुस्तैद है। दरअसल पिछले साल ब्रजमंडल की शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था। इस साल फिर से कुछ संगठनों की तरफ से शोभा यात्रा निकालने की बात कही जा रही है। हालांकि इसके लिए अब तक प्रशासन से कोई अनुमति नहीं मांगी गई है, लेकिन संगठन के पदाधिकारियों ने 22 जुलाई को ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने की बात कही है। ऐसे में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई की हिदायत दी गई है। वहीं पिछले साल नूह हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी को भी आरोपी बनाया गया था और अब शोभा यात्रा से ठीक पहले बिट्टू बजरंगी को हत्या की धमकी दी गई है। शिकायत है कि फोन कर 1 लाख की फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस ने धमकी देने वाले नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया है। जब बात हम अब फिर दोबारा बोल रहे हैं कि शांति से यात्रा करेंगे, जल्दी से यात्रा में शामिल होंगे, तो वो पहले से धमकियां देना, पहले से बोल रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पहले छोड़ दिया था, पैसे दे दे, इस तरह सारी चीज़ें हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए जो भी कार्रवाई होगी वो प्रशासन देख रहा है। पिछले साल हिंसा के बाद इंटेलिजेंस फेलियर की बात सामने आई थी। साथ ही जिस तरह से हिंसा भड़की, उसके पीछे साजिश की थ्योरी दी गई। इतना ही नहीं, पहाड़ों से जिस तरह श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, उससे साफ था कि हिंसा के लिए गैर सामाजिक तत्वों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ऐसे में साफ है कि नूह पुलिस और प्रशासन किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उपमंडल और जिला स्तर पर पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी समुदाय के लोग शामिल होंगे। इस साल हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लिहाजा शासन प्रशासन नूह में शोभा यात्रा को लेकर पिछली बार से भी ज्यादा अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बताते हैं आपको कि पिछले साल 31 जुलाई को नूह में क्या हुआ। अब देखिए जरा, 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में बजरंग दल ने धार्मिक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में हरियाणा में हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया था। यात्रा जब नूह में मंदिर से आगे बढ़ी तो पथराव शुरू हो गई और देखते देखते भीड़ ने वहां आगजनी शुरू कर दी। भीड़ ने शहर की सड़कों पर, शहर के मंदिरों के बाहर गोलियां चलाई। इतनी बड़ी संख्या में लोग मंदिर में फंसे रहे, जिन्हें प्रशासन की तरफ से मदद जब पहुंची उसके बाद उन लोगों को बाहर निकालना संभव हो पाया। इस हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई, 2 पुलिसकर्मी भी 7 लोगों में शामिल थे। 200 से ज्यादा लोग नूह हिंसा में घायल हुए, जबकि 116 लोगों की गिरफ्तारी करनी पड़ी। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि एनडीए वर्सेस इंडिया की तरफ से बयानबाजी चरम पर है। वजह है 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर जब 10 तारीख को उपचुनाव हुआ था, नतीजे आ जा चुके। इन नतीजों में एनडीए गठबंधन को झटका लगा, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। कांग्रेस और टीएमसी का चुनाव में बेहतर प्रदर्शन। कांग्रेस ने 4 सीटें जीती, टीएमसी ने बंगाल की सारी 4 सीटों पर जीत दर्ज की। रिपोर्ट जरा देखिए आंकड़ों के साथ।
मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस और टीएमसी को बड़ी जीत हासिल हुई। इन सभी 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद आज आए नतीजों में जीतने वाले उम्मीदवार और उनके समर्थक जश्न मनाते नजर आए। 13 सीटों पर आए नतीजों की बात करें तो इनमें कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, बीजेपी ने 2, आप ने 1, डीएमके ने 1 और निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने 5000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के राजेंद्र सिंह भंडारी को शिकस्त दी, जिसके बाद वहां जश्न का माहौल देखा गया। बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। पश्चिम बंगाल के रानाघाट दक्षिण से टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी 39,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार विश्वास को हराया। ममता बनर्जी, हमारा लीडर सांसद अभिषेक बनर्जी, हमारा पार्टी का पूरा कार्यकर्ता और हमारा जो रानाघाट साउथ का वोटर्स है, उनको मैं डेडिकेट करता हूँ। उधर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा ने 1400 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा ने कड़ी टक्कर दी है। प्रकार का जिस प्रकार का सरकार ने षड्यंत्र रचे गए, धन बल का प्रयोग किया गया, ये सब चीजें हमीरपुर की देवतुल्य जनता ने निकारी हैं और अपने बेटे को फिर से आशीर्वाद दिया। तो मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से देवतुल्य जनता हमीरपुर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने कड़े मुकाबले में दोहरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को 9,399 मतों से हरा दिया। प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया। 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने। इस उपचुनाव के नतीजों में बड़ी बात ये रही कि टीएमसी ने बंगाल की सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने भी 4 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। वहीं एनडीए को इस उपचुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया और उससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा करने का फैसला लिया। सबसे बड़ी बात यह कि राज्य में सरकार के गठन के बाद भी ऐसी कई शक्तियां हैं जो सरकार के पास ना हो करके उपराज्यपाल के पास रहेंगी नए प्रावधान के मुताबिक। ऐसे में इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का कोई दल इसे दिल्ली मॉडल बता रहा है तो कई इसे घाटी की जनता के साथ नाइंसाफी और धोखा बता। पहले 370 पर रहा, अब एलजी की शक्ति पर तकरार। केंद्र सरकार का फैसला चढ़ा घाटी का सियासी पारा। जम्मू कश्मीर का दिल्ली मॉडल, चुनाव से पहले सियासी कदम। इसी साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव की चर्चा के बीच जम्मू कश्मीर में नया सियासी हंगामा खड़ा हो गया। मोदी 2.0 में अनुच्छेद 370 को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच तनातनी रही और अब मोदी 3.0 से उपराज्यपाल की शक्तियों पर केंद्र का फैसले पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर आज केंद्र सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद भी उपराज्यपाल की शक्तियां बरकरार रहेंगी और विपक्ष को सबसे ज्यादा एतराज इसी बात से। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था,
ऑल इंडिया सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तब तक मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता जब तक मुख्य सचिव के जरिए उसे उपराज्यपाल के सामने ना रखा जाए। किसी भी मामले में केस चलाने की मंजूरी देने या ना देने का प्रस्ताव मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी होता है। उपराज्यपाल की बढ़ाई गई ताकतों को लेकर पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने। केंद्र के इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया। एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है। यही वजह कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस फैसले पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने एक तरफ केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए तो जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे पर भी आशंका जाहिर की। हालांकि विपक्ष से इतर जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता विपक्ष पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आए बदलावों का जिक्र करते हुए बीजेपी इसे घाटी के भविष्य के लिए फायदेमंद बता रही है। तो मुझे लगता है कि रीऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर कुछ और संशोधन केंद्र सरकार करता है वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए करेगा, नुकसान के लिए कभी नहीं करेगा। पावर्स जो दी गई हैं उपराज्यपाल को, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में ना तो ये चुनाव कराना चाहते हैं ना ही यहाँ पर स्टेटहुड देना चाहते हैं, इसीलिए उपराज्यपाल को ज्यादा पावर दी गई। देखिए ऐसा नहीं है, पावर देने का मतलब ये नहीं है कि चुनाव नहीं कराना चाहते। बाकी जगह जहाँ एलजीज हैं, दिल्ली में एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार वहाँ नहीं कराई है क्या? वहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत नहीं किया गया क्या? ये सिर्फ ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या ले लो या ये कश्मीर के हुक्मरान को किसी न किसी तरीके से केंद्र सरकार पे या सुर्खियों में रहने का कोई बहाना चाहिए होता है। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि ये एक वेलकम स्टेप है। बहरहाल सियासत से इतर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब घाटी में जल्द चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये साफ है कि बीजेपी 370 के बाद आए बदलाव को लेकर जनता के बीच जाएगी, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि चुनाव से ठीक पहले उठे इस विवाद को विपक्ष कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बना पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट जी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा जिसमें अवैध टोल प्लाजा को लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार सांसद हैं और अपने संसदीय क्षेत्र का जिक्र करते हुए अनुप्रिया पटेल ने लिखा कि अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लोगों ने मुझसे वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर अस्थायी टोल प्लाजा बनाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 लेन बनाते समय उस टोल प्लाजा पर कोई जिक्र नहीं किया गया था। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक टोल प्लाजा होने के बावजूद इस अस्थायी टोल प्लाजा का अतिरिक्त निर्माण कर टोल से गुजरने वाले लोगों से टोल वसूला जा रहा है, जो जनहित में नहीं है। इस अस्थायी टोल प्लाजा के निर्माण की जांच कराकर उसे हटाया गया। हालांकि पहली बार नहीं है जब अनुप्रिया पटेल की सीएम योगी से की गई शिकायत की चर्चा रही हो पब्लिक के बीच में। पिछले महीने अनुप्रिया पटेल ने हो रही नियुक्ति को लेकर सीएम योगी से शिकायत की, जिसमें लिखा गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति से रोका जा रहा है। तो इस मामले में अब सियासत शुरू हो गई। बीजेपी जहां से जनता के लिए उठाया गया कदम बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। जनप्रतिनिधियों को अधिकार है कि वो जनता की समस्याएं जो उनके पास अलग अलग रूप में आती हैं वो उसको मुख्यमंत्री जी के सामने, सरकार के सामने रखने का काम करें, और सरकार भी निश्चित तौर पर ऐसी समस्याओं का संज्ञान लेती है और जो भी समाधान करने योग्य बातें होती हैं उनका समाधान करती है। जब सरकार ऑलरेडी रोड टैक्स ले रही है, लाखों रुपये में रोड टैक्स ले रही है, तो किस बात के लिए टोल प्लाजा? ऑलरेडी हम टैक्स तो दे ही रहे हैं सड़कें बनाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उसके लिए हम लोग टैक्स पे करते हैं। फिर किस बात का टोल प्लाजा? इस पे उन्होंने आपत्ति की है तो बिल्कुल ठीक की है। अब बात भाऊ गैंग की और उसके खात्मे की, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके भाऊ गैंग के 3 गुर्गों का पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ में ढेर कर दिया। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने सोनीपत में तीनों बदमाशों को घेरा, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में तीनों बदमाश मारे। जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने की दौड़, अपराध के सिंहासन पर काबिज होने की सोच, देश का सबसे बड़ा डॉन बनने का इरादा, जिसका नतीजा गैंग के सामने गैंग की टक्कर। जुर्म की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां हर गैंग अपने आप को दूसरे गैंग से आगे रखने की होड़ में दौड़ लगा रहा है। हर गैंग का मुखिया अपने को सबसे बड़ा डॉन साबित करने के लिए बड़े से बड़े अपराध को
बेधड़क अंजाम दे रहा है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच की टक्कर कुछ ऐसी ही है, जहां जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए दोनों गैंग बड़े से बड़े जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि हिमांशु भाऊ पुर्तगाल में छुपा बैठा है, जहां से अपराधी अपने अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं और हर दूसरे गैंग को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंचने की कोशिश में हैं। कहते हैं जुर्म का रास्ता या तो जेल की काल कोठरी में खत्म होता है या कानून की गोली से, और यही हुआ हरियाणा के सोनीपत में, जहां बीती रात पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटरों को मार गिराया। आरोप है कि मारे गए बदमाश बर्गर किंग शूटआउट में भी शामिल था। हरियाणा पुलिस और दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम को तीनों बदमाशों के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। इसी बीच एक सफेद कार से बदमाश वहां पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें तीनों बदमाश जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस घायल बदमाशों को अस्पताल ले गई, जहां उनकी मौत हो गई। ये सोनीपत का खरखौदा इलाका और इसी खेत में हिमांशु भाऊ के 3 गुर्गे को एनकाउंटर में ढेर किया गया। जिन बदमाशों को एनकाउंटर में मारा गया उसका नाम आशीष, विकास उर्फ विकी और सनी का एनकाउंटर में ढेर किया गया। पुलिस को इन बदमाशों की काफी समय से तलाश थी। वहीं जब सोनीपत में ये मुठभेड़ शुरू हुई तो गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहशत से भर गया। आवाज आए गई गोलियों की, लगभग आधा पौना घंटा गोलीबारी की आवाज आएगी। अच्छा। बड़ा की गोलियां की आवाज तो दूर तक जाएगी श्रीमान जी, तो वो आवाज हमने बखूबी सुनी। पुलिस ने बदमाशों के पास से 5 ऑटोमेटिक हथियार और कई कारतूस भी बरामद किए। ये भी बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान वहां 40 से 50 राउंड फायरिंग भी हुई थी। ये एसयूवी कार है जिससे तीनों बदमाश यहां पर सोनीपत के खरखौदा में पहुंचे थे। पुलिस ने जब इस गाड़ी का पीछा किया और पुलिस ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली दिल्ली पुलिस के जो क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर है उन्हें लगी। वो घायल है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस मुठभेड़ में दिल्ली क्राइम ब्रांच के एक सब इंस्पेक्टर अरुण को भी गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनीपत की एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इनको सोनीपत में खरखौदा के पास इंटरसेप्ट किया। जब चैलेंज किया तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई, तो ये तीनों बदमाश जो थे वो ढेर हो गए। वहीं भाऊ गैंग के जो बदमाश मारे गए उनकी पहचान आशीष उर्फ लालू, सन्नी और विक्की के रूप में हुई है। इन बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड की बात की जाए तो आशीष पर 20 से अधिक केस हैं, सन्नी पर 15 केस, विक्की पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। तीनों बदमाशों पर 2-2 लाख का इनाम था। हरियाणा दिल्ली में लूट का आरोप, हत्या के कई मामले दर्ज, व्यापारियों से कई करोड़ की फिरौती वसूली, बर्गर किंग शूटआउट में भी शामिल थे। मुठभेड़ में ढेर हुए भाऊ गैंग के ये गुर्गे 18 जून को हुए बर्गर किंग हत्याकांड में भी शामिल थे। दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट में इन बदमाशों ने अमन नाम के शख्स पर 40 गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में हिमांशु भाऊ गैंग की एक महिला अन्नू भी शामिल थी, जिस पर अमन को हनी ट्रैप करने का आरोप था। अनु को लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है। इस हत्याकांड का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें अनु अमन के साथ बैठी नजर आई थी। जानकारी के मुताबिक इन बेखौफ बदमाशों ने बर्गर किंग हत्याकांड के बाद हिसार में एक गाड़ी के शोरूम में भी फायरिंग की थी। बदमाशों ने शोरूम के मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और उन्हें डराने के लिए शोरूम के बाहर फायरिंग भी की थी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें बाइक पर आए बदमाश फायरिंग करते हुए दिखाई दिए थे। वहीं पुलिस के लिए सिरदर्द बना गैंग का सरगना हिमांशु उर्फ भाऊ पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा है और इस समय उसके पुर्तगाल में होने की जानकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाने की चाहत रखने वाला हिमांशु उर्फ भाऊ इस समय पुर्तगाल से बैठकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। भाऊ के आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो हिमांशु रोहतक के गांव रिटौली का रहने वाला है। हरियाणा और दिल्ली में इसके ऊपर कई केस दर्ज है, जिसमें रोहतक में 10 और झज्जर में 7 केस दर्ज है। हिमांशु पर
2.5 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित। बताया जाता है कि 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर वो विदेश चला गया था और उसके बाद उसके खिलाफ 2023 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। पुलिस को हिमांशु बाऊ की आखिरी लोकेशन पुर्तगाल में मिली। देश के टॉप 10 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में हिमांशु शामिल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कैडर के ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को पावर का रौब दिखाना महंगा लगातार पड़ रहा है। इसकी स्टोरी आपको जी न्यूज पर लगातार आप दिखा रहे हैं। पहले इस आईएएस के खिलाफ जांच और अब उसकी मां के खिलाफ एफआईआर। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का पूरा परिवार मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। पहले टशनबाज आईएएस पूजा खेड़कर पर जांच, अब ट्रेनी आईएएस की मां मनोरमा पर एफआईआर। बेटी आईएएस अधिकारी, पति सरकारी अधिकारी और मां का ऐसा टशन। इस परिवार का भी एक दौर था। इलाके में रसूख और दबंगई, अधिकारियों पर हनक, कर्मचारियों पर दबंगई और अब एक एक कर नहीं बल्कि एक साथ मुसीबतों के महल के कई दरवाजे खुल गए हैं। पहले ट्रेनी आईएएस बेटी फर्जी सर्टिफिकेट और दबंगई के मामले में फंसती है। जीओपीटी की कमेटी जांच शुरू करती है। बर्खास्तगी की तलवार लटकी है, लेकिन इसी बीच मां का एक वीडियो वायरल होता है। किसानों को धमकी देने का वीडियो, जमीन कब्जा करने के लिए दबंगई दिखाने का वीडियो। अगले ही दिन इस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। ट्रेनी आईएएस पूजा की मां इस वीडियो में किसानों को धमकी देते नजर आ रही है और अब पूजा की मां पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। इस मामले में पुणे ग्रामीण पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की धारा 323, 504, 506, 143, 144, 147, 148 और 149 के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना जिस वक्त हुई उस वक्त अपने रसूख की वजह से दबंग महिला पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन जब बंदूकबाजी वाला वीडियो वायरल हुआ तो किसान फिर से थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। यही नहीं, तस्वीरों में दिख रहे पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर, उनके रिश्तेदार अंबादास खेड़कर और साथ खड़े 2 बाउंसर के अलावा अन्य 2 महिलाओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है, साथ ही बंदूक किसके नाम पर है आर्म्स एक्ट के तहत ये भी जांच की जाएगी। जाहिर है आने वाले दिनों में खेड़कर परिवार के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको कानपुर देहात से आई खबर दिखाते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल है। तस्वीर में दिख रहे दबंग नेता का नाम लाखन सिंह। हाथ में बंदूक है और मामूली कहा सुनी होती है और नेताजी दौड़कर युवक पर हमला करते हैं। बताया जा रहा है कि दबंग नेता लाखन सिंह यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। लाल टी शर्ट में युवक स्कूटी के बगल में खड़ा है। इसी दौरान किसी बात पर लाखन बेहद गुस्सा होता है और दौड़ते हुए युवक को बंदूक की बट से हमला करता है, धमकाता है। इस दौरान वहां मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एसपी ने लाखन सिंह यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो के आधार पर अब फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लाठी लगा। वहीं देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश मुसीबत बनकर आई। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक आसमान से बरस रही आफत से लोगों को परेशानी है और मौसम विभाग कह रहा है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को राहत की सांस नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने कुछ प्रदेशों के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आपको दिखाते हैं कि बारिश की वजह से यूपी के हालात क्या हैं और जल तांडव से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। कुदरत की मार के आगे इंसान लाचार। बेबस इंसान और बरस रहा आसमान। गांव शहर में थमी जिंदगी की रफ्तार। कुदरत का कहर जब बरसता है तो ऐसा कोई नहीं
जो उसके सामने लाचार नजर नहीं आता। बेबस होकर वो कुदरत की मार झेलता है। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां बादल इस कदर कहर बनकर बरसे किसी ने सोचा भी नहीं था। सैलाबी तबाही आई तो ना तो संभलने का मौका मिला, ना निकलने का रास्ता। घर डूबते चले गए, सड़कें दरिया बन गई, गाड़ियां पानी में डूब गईं, और जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। आगे यहीं तक पानी है, आगे ऊपर हो रहा है। सैकड़ों लोगों को बाढ़ की वजह से अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी भरने की वजह से लोग जैसे तैसे किसी हाल से वहां से निकल रहे हैं। बाढ़ के बीच लोग अपनी जरूरतों का सामान लेकर सिर पर किसी तरह से सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। आगे यहीं तक पानी है, आगे ऊपर हो रहा है। यहाँ की करीब 20 कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। कई घरों में तो 4 से 5 फीट तक पानी है। बाढ़ से हालात ऐसे बिगड़े हैं कि गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। क्रेन के सहारे उन्हें पानी से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। एनडीआरएफ के साथ पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की नाव शाहजहांपुर की सड़कों पर चल रही है। कुदरत के कहर और लोगों की परेशानी में ढले इस वीडियो को देखिए। कैसे बाढ़ के पानी के बीच लोग अपनी और अपनों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। अब जरा यूपी के सीतापुर की इस तस्वीर को भी देखिए। कैसे नदियों में आए उफान ने एक मकान को पल भर में निगल लिया। बारात से छोड़े गए पानी से नदी में सैलाब आ गया और फिर पानी से हुए कटान से एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पल भर में उसने नदी में जल समाधि ले ली। जिस घर को पाई पाई जोड़कर बनाया गया था, उसी घर को यह जलजला बहा कर ले गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे से पहले ही मकान को खाली करा लिया गया था। हरदोई में भी बाढ़ का कहर साफ दिखाई दे रहा है। यहां भी जिंदगियां बेबस हैं। बाढ़ से किस तरह लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक आ गया है। खेत खलिहान सब जलमग्न है। बाढ़ की तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो किसी दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया। यूपी के कई जिलों और कई जगहों पर बाढ़ और बारिश ने लोगों के लिए ऐसी ही आफत खड़ी कर दी है, जिससे राहत पाने के लिए लोग बेताब हैं। लेकिन लगता नहीं है कि आसमान से बरस रही ये आफत अभी भी राहत देने के कोई भी मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।